पिछले एक वीडियो में हमने एचजीओटी और पीटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक बात करने वाले हैं, वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो आजकल बहुत सारे लोग जैसे कि आर्मी भर्ती के लिए या फिर कहीं कॉर्पोरेट में उनका हेल्थ चेकअप होता है और वहां पता चलता है कि उनको इंसिडेंटल हेपेटाइटिस बी वायरस डिटेक्ट हुआ है। हाय, मैं डॉक्टर निखिल जिल्ला और प्रैक्टिस एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन पीसीएमसी एरिया पुणे। और आज हम बात करने वाले हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है। उसमें अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस के वायरस रहते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, और उसमें से सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ज्यादातर ये लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, जैसे कि किसी का ब्लड प्रॉपरली उसका टेस्टिंग नहीं हुआ है और वो किसी को ब्लड दिया गया है तो उसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत से बार जो सिरिंजेस है, नीडल है, उनका प्रॉपर स्टरलाइज नहीं हुआ तो भी वो ये हो सकता है। बहुत सारे लोग ड्रग एब्यूज करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक ही निडल से 3-4 लोग अगर उससे ड्रग लेते हैं तो उससे भी वो ट्रांसमिशन होता है। बहुत से बार आप टैटू देखते हैं, जो लोग रोड पे टैटू बनाते हैं तो जो वो निडल रहता है वो स्टरलाइज नहीं रहती और उससे क्या होता है कि उसके कारण भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। सेकंड क्या है कि जैसे कि हमारे बेबीज, मदर टू बेबी भी ट्रांसमिशन के होता है। अगर मदर को भी है तो बेबी को हो सकता है। और कभी आजकल तो काफी सारे सलून में नया ब्लेड यूज करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि अगर ब्लेड चेंज नहीं हुआ है या फिर उसको प्रॉपर से स्टरलाइज नहीं किया है तो भी ये हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हमें हो सकता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो फूड से होता है या वाटर से होता है। ये फूड या वाटर से नहीं होता है, कैजुअल टच से नहीं होता है, बट सेक्सुअल ट्रांसमिशन उसका है। तो हमें कभी भी अननोन पर्सन या फिर जो भी है तो उनसे हमें अगर संबंध बनाना है तो आपको कुछ सेक्सुअल प्रोटेक्शन कुछ तो लेना चाहिए। तो ये एड्स जैसा ही है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, बट एड्स में कैसा है, एचआईवी में कैसा है कि जो ट्रांसमिशन रेट है वो वेरी हाई रहता है और इस एचबीएसएजी में उसका जो रेट है वो काफी कम है। तो ये सब चीजों से हमें हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी से होता क्या है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस से एक तो एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है या तो दूसरा क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है कि उसके एचजीओटी और पीटी 1000 में हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। और क्रोनिक में क्या होता है कि उसका जो डैमेज है वो कंटिन्यूअस डैमेज होता रहता है और उसके कारण उसके जो एचजीओटी पीटी है जो 60-70 के रेंज में रहते हैं। और कुछ कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते पर वो कैरियर रहते हैं, उनको हम असिम्टोमेटिक कैरियर पेशेंट्स बोलते हैं। तो इन पेशेंट्स को क्या रहता है कि रेगुलर हमको फॉलो रखना पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस में अगर पेशेंट्स को हो गया तो कंटिन्यूअस क्रोनिक डैमेज के कारण आगे जाकर उनको सिरोसिस हो सकता है या कभी कभी किस पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म में कैंसर भी होता है लीवर का। तो हेपेटाइटिस बी हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो उसमें हम एक एचबीएसएजी एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, उसको हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। ये हम ब्लड में देखते हैं कि मरीज को पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी हेपेटाइटिस बी वायरस रहता है लेकिन वो डेड स्टेट में है या फिर लाइव स्टेट में है, उसके देखने के लिए हम उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि एचबीवी डीएनए क्वांटिटेटिव। मींस जितना डीएनए क्वांटिटेटिव ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि उसका लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी कितना ज्यादा क्वांटिटी में है ये हमें पता चलता है। दूसरा क्या रहता है कि वो इसका जो लाइफ साइकिल है वो काफी सारा लंबा है, तो इसमें हम दूसरे भी कई सारे मार्कर्स कहते हैं जिसके उसका कौन से लाइफस्टाइल में कौन से स्टेज में है वायरस वो हमें पता चलता है, जैसे कि HBeAg है, CVAg है। ये सारे टेस्ट भी हम कभी कभी हमें करने पड़ते हैं। तीसरा क्या है कि हम उसको फाइब्रोस्कैन भी करते हैं। कभी कभी क्या पेशेंट का कोरोनी इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी का, तो उसका लीवर कितना कड़क हुआ है ये हमें फाइब्रोस्कैन में पता चलता है। दूसरा हम रेगुलरली उनका फाइब्रोस्कैन भी अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है कि लीवर में कोई कैंसर तो नहीं है या फिर दूसरा हमें लीवर सिरोसिस के भी बारे में उसको पता चलता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन हम हेपेटाइटिस बी वायरस में जनरली हम रिकमेंड करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट क्या है? तो हेपेटाइटिस बी में क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि अगर पेशेंट का HbCG पॉजिटिव है
और डीएनए निगेटिव है, मीन्स उसका कोई भी क्वांटिटी डिटेक्ट ही नहीं हुआ है, तो ऐसे मरीज को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। बट ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट को कुछ करना ही नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को हम रेगुलरली 6 मंथ टू 1 ईयर में रेगुलरली फॉलोअप रखते हैं। रेगुलरली इनका साल में एचबीएसजी टेस्ट करते हैं, एलएफटी करते हैं और बाकी सारे टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये जो वायरस रहता है ये डॉर्मेंट फेज में कभी कभी रहता है और वो एक्टिवेट भी हो सकता है। तो पर कोई भी ट्रीटमेंट हम ऐसे पेशेंट्स को देते नहीं लेते, सिर्फ उनको रेगुलर फॉलोअप रखते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का एचबीएसजी पॉजिटिव है और डीएनए क्वांटिटी टू मोर देन 2000 क्वांटिटी है, तो ऐसे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं और उनको रेगुलरली फॉलोअप में भी रखते हैं। हेपेटाइटिस बी में हम काफी सारे एंटीवायरस देते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन है, एंटेकेविर है, टिनोफोविर, डिपिवॉक्सिल है, और रिसेंटली अभी आजकल ज्यादातर लोगों में हम टिनोफोविर अल्फेनामाइड देते हैं, उसको हम टैफ भी बोलते हैं। तो जो टैफ का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो दूसरे ड्रग से काफी सारा कम है। ज्यादातर प्रॉब्लम एंटीवायरल का क्या होता है, जैसे कि ये जो ट्रीटमेंट है उसका लाइफ टाइम देना पड़ता है, और लाइफ टाइम देने के कारण क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ इसकी जो लाइफ साइकिल है काफी सारी लंबी रहती है, और उसके कारण क्या होता है कि उसमें बहुत सारे बार रेजिस्टेंस आ जाता है। तो जो टैफ है, टैफ में जो रेजिस्टेंस है काफी सारा कम है, इसलिए हम टिनोफोविर अल्फेनामाइड ये ज्यादातर लोगों को आजकल हम देते हैं। तो ये लाइफ टाइम देना क्यों पड़ता है? लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमने 6 महीने ले लिया, 1 साल ले लिया तो दवाई बंद हो जाएगी, हमारा एचबीएसजी निगेटिव हो जाएगा। वो क्यों नहीं होता? जनरली क्या होता है कि ये जो डीएनए है, ये जो वायरस है, इसके लीवर के सेल्स में जाके बैठ जाता है, और एक बार वो वहां पे अगर जाके बैठ गया तो जो नए सेल्स में वो नहीं आएगा। जैसे कि अभी दवाई चल रही है तो नए सेल्स में नहीं आएगा, जो पर पुराने सेल्स में अगर वो है और डॉर्मेंट स्टेजेस में भी है, तो अगर आप मेडिसिन बंद कर दोगे, जो डॉर्मेंट फेज का जो वायरस है वो रीएक्टिवेट होगा और उसका वो ब्लड में आने लगेगा, उसके डैमेज चालू होने लगेगा। तो उसके लिए हम उस पेशेंट को मेडिसिन हम बंद नहीं कर सकते। 95% ऑफ द पेशेंट्स को ये दवाई लाइफ टाइम चलती है। बहुत सारे कम मरीज उनको हम रेगुलर में फॉलोअप में रखते हैं, वो एचबीएसजी निगेटिव हो जाते हैं तो उनको हम दवाई बंद कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का क्या बात है कि हर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया एचबीएसजी पॉजिटिव है, डीएनए निगेटिव है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉलोअप जरूरी है। बट अगर एचबीएसजी पॉजिटिव है, क्वांटिटी डीएनए क्वांटिटी टू मोर देन 2000 है, फाइब्रोस्कैन में उसका लेवल 9 है, तो उस पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं और उनको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी सारी चीजें हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको पता चल गई होगी इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी हेपेटाइटिस के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे क्लिनिक में आके मिल सकते हो। धन्यवाद।